हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पार्ट 2 उसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, और एज ए सिस्टम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान के विभिन्न बिंदुओं पर इन लोगों ने कौन कौन सी बातें कही हैं। अब हम उसके आगे के भाग में यह देखेंगे कि मनोविज्ञान के अलग अलग प्रायोगिक क्षेत्रों में इनका क्या योगदान है। यद्यपि हम सभी ये जानते हैं कि इनका प्रायोगिक क्षेत्र प्रत्यक्षीकरण था, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, पर कुछ अन्य भी क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा हम आज के अपने इस लेक्चर में करेंगे। बेसिक एक्सपेरिमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रायोगिक क्षेत्रों में क्या योगदान है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपने शोध कार्यों को किया है। तो ऐसे 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला और सर्व प्रमुख है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। दूसरा है लर्निंग, सीखना। तीसरा है थिंकिंग, चिंतन। और चौथा है मेमोरी या स्मृति। इनका सबसे ज़्यादा कार्य शोध इनके जो हुए हैं वो प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में हुए हैं, पर दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी इनका योगदान है। अब हम सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के योगदान की चर्चा करेंगे। ये 5-6 बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग इसमें अपनी चर्चा उनको रखेंगे। पहला इसमें बिंदु है पार्ट होल साइकोलॉजी, अंश समग्र मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह विचार दिया कि किसी भी वस्तु, कोई भी जो वस्तु होती है वह अपने तत्वों से मिलकर बनी होती है। कोई भी जो होल होता है वो पार्ट्स का सम होता है, लेकिन वो केवल उसका सम नहीं होता है, उससे कुछ अधिक होता है। और किसी भी वस्तु की विशेषता या होल की जो विशेषता होती है वो उसके तत्वों की विशेषता के बराबर नहीं होती है, बल्कि उससे अलग होती है। और जो होल होता है, जो वस्तु होती है, वो संगठित रूप में होती है, वो केवल पार्ट्स को जोड़ने से नहीं बनती है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण इसमें देन है प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में, जिसे हम लोग यूनाइटेड होल के नाम से कहते हैं, कि वो एक केवल तत्वों का क्लस्टर नहीं है, गुच्छा नहीं है, बल्कि उसका एक संगठित रूप है। ये पहला बिंदु था। दूसरा जो इन्होंने प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में कहा वह था फील्ड डायनामिक्स। फील्ड डायनामिक्स में इन्होंने यह बताया कि जो हमारे अनुभव होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। गेस्टाल्टवादियों का मतलब यह था कि जो तात्कालिक अनुभव होते हैं वो एक गत्यात्मक क्षेत्र होता है उनका, अर्थात जो हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसमें अगर किसी एक भाग में परिवर्तन हो तो दूसरे भाग में भी परिवर्तन हो जाता है, या उसका प्रभाव दूसरे हिस्से पर भी पड़ता है। अर्थात यहाँ गत्यात्मकता होती है, और जो मनोवैज्ञानिक अनुभूतियाँ होती हैं वो व्यक्ति और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप होती हैं। तो ये अंतःक्रिया जैसे जैसे बदलती है उसी तरह से उनका व्यवहार भी बदलता जाता है। तीसरा बिंदु है 5 फिनोमेना। 5 फिनोमेना में इन्होंने यह कहा कि आभासी गति, जिसमें यह कहा कि 2 स्थिर उद्दीपकों को यदि बहुत कम समयांतराल के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाए, यह समयांतराल 1/15 का इन्होंने बताया कि इस अंतराल पर यदि 2 स्थिर उद्दीपकों को हम प्रस्तुत करते हैं तो उनमें हमें स्थिर होते हुए भी गति का अनुभव होता है। यह गति का भ्रम या फाई फिनोमेना, इसी को कहा जाता है, फाई गोचर। इसके बाद जो अगला बिंदु है इनकी चर्चा का वो है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी या वस्तु स्थिरता का अर्थ ये होता है कि कोई भी वस्तु जो हम अपने प्रात्यक्षिक जगत में देखते हैं वो अलग अलग विमाओं में उसका स्वरूप बदलता है, परंतु हम उसे फिर भी एक समान देखते हैं, उन्हें स्थिर देखते हैं। जैसे कोयले का टुकड़ा धूप में देखने पर अलग हो, उससे प्रकाश परावर्तन अलग होता है और छाया में अलग होता है, फिर भी हम उसे धूप में भी उतना ही काला देखते हैं और छाया में भी हम उसे उतना ही काला देखते हैं। इसे ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी कहा जाता है। इसी तरह से आकार स्थिरता होती है, इसी तरह से शेप कॉन्स्टेंसी होती है। ये इनका एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। अगला बिंदु जो इन्होंने इसमें बताया वह था प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, समाकृतिकता का नियम, जिसमें इन्होंने यह कहा कि जो वास्तविक रूप में जिन चीज़ों को हम देखते हैं और मस्तिष्क में जो घटनाएं घटित होती हैं, दोनों में 1:1 का रिलेशन होता है।
दोनों के बीच वास्तविक रूप में वही संबंध नहीं होता है, परंतु मानसिक जगत में उनमें 1:1 का रिलेशन होता है। ये जो संबंध होता है ये टोपोलॉजिकल होता है, स्थान विशिष्ट होता है, ये स्थलाकृतिक नहीं होता है, टोपोग्राफिकल नहीं होता है। इन बिंदुओं पर बताते हुए आगे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि जो इनकी सबसे बड़ी इसमें देन है वो है प्रात्यक्षिक संगठन के नियम। प्रात्यक्षिक संगठन के नियम के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा कि इन नियमों का उपयोग व्यक्ति अपने प्रत्यक्षीकरण में करता है। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्षीकरण हमारा संगठनात्मक होता है और ये नियम जन्मजात होते हैं। ऐसा कहकर इन लोगों ने सीखने के महत्व को कम बताया, अर्थात जो प्रत्यक्षीकरण के नियम है वो जन्मजात हैं, तो फिर यहाँ सीखने की भूमिका कम हो जाती है। ये नियम कई हैं, अब हम आगे एक एक करके इन नियमों की चर्चा करेंगे। इसमें जैसे पहला नियम है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। जब दो उद्दीपक एक समान होते हैं, जिनकी संरचना एक जैसी होती है, तो उन उद्दीपकों को हम एक साथ संगठित करके एक साथ देखते हैं। ये है समानता का नियम। दूसरा है समीपता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, अर्थात दो उद्दीपक जो समीप होते हैं उन्हें भी हम संगठित रूप में एक साथ देखते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। यदि कोई आकृति हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है तो वह जिस रूप में होती है आगे भी हम उसको निरंतर उसी रूप में आगे देखते चले जाते हैं, अर्थात उसे संगठित करके एक निरंतर आकृति बनाकर उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे कोई भी एक वक्र है तो वह जिस रूप में चला आता है आगे भी हम उसको उसी तरह से पूरा करते हैं। अगला नियम है वस्तुनिष्ठ सेट का नियम, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट, अर्थात यदि हम किसी पैटर्न को देखते हैं, किसी खास चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो आगे यदि वह पैटर्न न भी रहे तो हमारी एक मानसिक वृत्ति बन जाती है कि हम आगे न होने पर भी उसी पुराने पैटर्न को ही देखते जाते हैं, एक मेंटल सेट बन जाता है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट। अगला और महत्वपूर्ण नियम है लॉ ऑफ प्रेग्नांस का नियम। इसका अर्थ ये है कि कोई भी जो वस्तु व्यक्ति के सामने आती है, जो उद्दीपक होता है, वह यदि विकृत भी हो या उसमें अगर असंगठन हो तो भी व्यक्ति उसे संगठित रूप में और संतुलित और समेकित रूप में देखता है, उसमें एक संरचनात्मक स्थिरता होती है। इसे ही कहते हैं प्रेग्नांस का नियम, अर्थात अच्छी आकृति का नियम, गुड फिगर के रूप में हम चीज़ों को देखते हैं, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हम चीज़ों को नहीं देखते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, पूर्ति का नियम। यदि कोई आकृति हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, यदि उसमें कहीं रिक्तता रह जाती है, कोई अधूरापन भी होता है, तो भी जो हमारी मानसिक वृत्ति होती है हम उसे पूर्ण करके उसे पूर्ण और संतुलित समेकित आकृति के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसके बाद जो अगला नियम है वह मनोविज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आकृति और पृष्ठभूमि के नियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जब हमारे सामने कई सारी वस्तुएं होती हैं, जो हमारा परसेप्चुअल वर्ल्ड होता है, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को आकृति के रूप में देखते हैं और कुछ चीज़ें पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। अब ये आकृति कैसे निर्धारित होती है और पृष्ठभूमि कैसे बनती है, इसके लिए भी गेस्टाल्टवादियों ने कुछ नियम बताए हैं। जैसे आकृति चमकदार होती है, सामने की तरफ उभरी हुई होती है, उसकी सीमा रेखा स्पष्ट होती है, वहीं पृष्ठभूमि पीछे की तरफ फैली हुई होती है, अस्पष्ट होती है, उसकी सीमा रेखा स्पष्ट नहीं होती है, इत्यादि विशेषताओं के आधार पर आकृति और पृष्ठभूमि का निर्धारण होता है। इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण प्रात्यक्षिक संगठन के नियम गेस्टाल्टवादियों के द्वारा बताए गए हैं और इन नियमों का मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है, जिनका शोधों में भी काफ़ी महत्व है और इनका उपयोग आगे किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण के अलावा शिक्षण भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गेस्टाल्टवादियों ने कार्य किया। यद्यपि प्रत्यक्षीकरण में इनका कार्य ज़्यादा है, फिर भी लर्निंग के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया और यहाँ जो इनका प्रमुख सिद्धांत है वह अंतर्दृष्टिपूर्ण सीखने के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सीखने में
अभ्यास के नियम और अभ्यास के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। इनका यह कहना है कि सीखना जो होता है वो अंतर्दृष्टिपूर्ण होता है। व्यक्ति के सामने सीखने की परिस्थिति जो होती है एक समस्यात्मक स्थिति होती है, उसमें कई विकल्प होते हैं और उन विकल्पों से समस्या का समाधान हो सकता है, उनका वह उपयोग करता है। और जब समाधान नहीं मिलता है, कई वैकल्पिक परिकल्पनाएं होती हैं, अस्थायी उपायों को वह चेक करता है। और जब समाधान नहीं मिलता है तो अचानक उसे कभी कभी जो उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती है और उससे समस्या का समाधान हो जाता है। इसी को इन्होंने अंतर्दृष्टि कहा और यह कहा कि ये जो सीखना होता है वो अंतर्दृष्टिपूर्ण होता है। और इसके लिए इन्होंने कुछ अपने प्रयोगात्मक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। यहाँ कोहलर का एक बहुत ही प्रमुख प्रयोग है जिसमें इन्होंने सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया और सीखने की परिस्थिति में उसको पिंजड़े में डाला और उसे उसके सामने केला रखा जिसे उसको लेना था। तो उन सारे उपायों को कर लेने के बाद भी वह उसे नहीं मिला और अंत में वह समाधान ऐसे होना था कि दो लकड़ी के डंडों को वो अगर एक दूसरे में फंसा देता तो वह केले तक पहुंच सकता था। तो उन्होंने अपने प्रयोगों में यह पाया कि कई बार प्रयास करने के बाद अचानक वनमानुष जो है उठा और उसने इस तरह से समस्या का समाधान कर लिया। तो इसी आधार पर इन्होंने यह कहा कि सीखना जो होता है वो अंतर्दृष्टिपूर्ण होता है, अचानक से ही होता है। इसके अतिरिक्त जो अगला क्षेत्र है वह है चिंतन का, जिसमें इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और चिंतन के बारे में जो गेस्टाल्टवादियों के विचार थे, यहाँ इनकी प्रेरणा का जो स्रोत था वो उर्जवर्ग स्कूल था, उससे ये प्रेरित हुए और इन्होंने ये कहा कि जो सीखना होता है वो अभी एज ए होल किया जाना चाहिए। हमें किसी भी समस्या पर, किसी भी विषय पर विचार करते समय एज ए होल चिंतन करना चाहिए। उसके तत्वों को अलग अलग या डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी भी कदम को उठाने से उसका क्या परिणाम होगा, इन सब को विचार करने के बाद ही वह कदम उठाना चाहिए। उस पर परिस्थिति का समग्र रूप में मूल्यांकन करना चाहिए, एज ए होल समस्या पर विचार करना चाहिए, तभी हम समाधान पा सकते हैं। चिंतन पर आगे चर्चा करते हुए इन्होंने यह कहा कि थॉर्नडाइक के समान यहाँ पर ट्रायल एंड एरर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हालांकि वर्दाइमर ने चिंतन के 3 प्रकार बताए, ए टाइप, बी टाइप और वाई टाइप। ए टाइप का जो चिंतन होता है वो प्रोडक्टिव थिंकिंग होता है, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति का जो प्रयास होता है वो सृजनात्मक होता है, संगठनात्मक होता है, सभी बिंदुओं को मिला करके वह समस्या का समाधान करता है। बी टाइप का जो चिंतन होता है वो अंशतः उत्पादक होता है और अंशतः अनुत्पादक होता है। उससे समस्या का समाधान हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरे प्रकार का जो चिंतन है वो वाई टाइप है, अर्थात ब्लाइंड थिंकिंग। यह यहाँ पर जो यह काफ़ी कुछ ट्रायल एंड एरर से मिलता जुलता है। इसमें व्यक्ति के जो प्रयास हैं वो समाधान की तरफ ले भी जा सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने चिंतन पर अपना ये विचार व्यक्त किया। स्मृति के क्षेत्र में भी गेस्टाल्टवादियों ने अपने विचार व्यक्त किए और यह कहा कि स्मृति एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें समय बीतने के साथ साथ चिन्हों में कई तरह के क्रमिक परिवर्तन होते हैं और यहाँ पर प्रात्यक्षिक संगठन के नियम भी कार्य करते हैं। साथ ही यहाँ प्रेग्नांस के नियमों का भी उपयोग किया जा सकता है। ये पूर्ववर्ती विचारों से सहमत नहीं है। इनका कहना ये है कि स्मृति चिन्हों में कई तरह के गत्यात्मक परिवर्तन होते रहते हैं जिसका प्रभाव हमारी स्मृति की प्रक्रिया पर पड़ता है और व्यक्ति उसका उपयोग आगे करता है। ये इस बात से नहीं सहमत है कि स्मृति चिन्ह धीरे धीरे समय के साथ अपने आप क्षीण हो जाते हैं और इस तरह से हमारी स्मृति कमज़ोर हो जाती है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इनका विचार पहले के विचार से हटकर यहाँ स्मृति को एक गत्यात्मक प्रक्रिया मानते हैं जिसका समय और वातावरण के साथ अंतःक्रिया होती रहती है और गत्यात्मकता जिसमें बनी रहती है। अब हम आगे ये देखते हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या महत्व है, उसकी क्या मेरिट है। तो इसमें हम ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गेस्टाल्टिस्ट मेंटेन दैट द होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स और पार्ट्स। कोई भी जो पूर्ण होता है वो अपने तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसके योग से अधिक होता है। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है और यह इनके सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो इनके सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर काफ़ी महत्व दिया। केल्टासिस लेड
ग्रेट एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ मोटिवेशन। इस तरह से इन्होंने मनोविज्ञान में लक्ष्य को, पर्पस को ज़्यादा महत्व दिया और किसी भी सीखने में इन्होंने यह कहा कि प्रेरणा का और लक्ष्य का काफ़ी महत्व है। तीसरी जो इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी वह यह थी कि इन्होंने मनोविज्ञान में संज्ञान के महत्व को ज़्यादा बताया। इनकी जो समस्या समाधान पर जो इन्होंने अपने विचार दिए या जो चिंतन से संबंधित इनका विचार था वह भी संज्ञान से संबंधित था। अब अपनी इस चर्चा के अंतिम चरण में हम यह बात देखेंगे कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की क्या आलोचना हुई है और उसका क्या महत्व है। तो हम यह पाते हैं कि तमाम विशेषताओं के बावजूद और उनकी तमाम देन के बावजूद भी मनोवैज्ञानिक जगत में इनकी कुछ आलोचना भी हुई है कुछ बिंदुओं को लेकर, जिसमें से पहली बात यह कही गई कि इनके जो सिद्धांत हैं उसमें साक्ष्यों की कमी है। इन्होंने सिद्धांत तो दिया है परंतु उसके लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और इनका जैसे सूझ का संप्रत्यय है तो उसका भी प्रमाण देना कठिन है। इसके अलावा जो दूसरी आलोचना हुई है उसमें यह कहा गया कि इसमें इन्होंने संगठन की बात तो की है पर उसे ठीक से परिभाषित नहीं किया है, उसकी औपचारिक परिभाषा, ऑपरेशनल डेफिनेशन इन्होंने नहीं दी है। इसके अतिरिक्त तीसरी आलोचना इनकी की गई यह कहकर कि इनके जो यहाँ पर जो संप्रत्यय हैं वो कुछ रहस्यवादी हैं और वो भी 100% सही नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना यह भी की कि इनका जो समाकृतिकता का नियम है या जो कुछ अन्य नियम भी है वह स्पष्ट नहीं है और उसके सबूत भी उपलब्ध नहीं हैं। धन्यवाद।